भैया कौन सा मेटाबॉलिज्म शो करेगा? मेटाबॉलिज्म वही शो करेगा जो ग्रोथ है वाला फॉर्मूला बताओ। ठीक। क्या था? सी एन एच कोई टू इक्वेशन एन लिखी हुई है कि प्लस नहीं? 2 ओ। चेक करो इसमें जरा। ओके ठीक है, ये तो शो नहीं करेगा, मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेगा ये, ठीक है। इसमें तो स्टीरियो अगल बगल, ठीक है। अपने पास हमने ये तीन लिखा है एग्जाम्पल आई बचे। इज कौन इक्वल कौन से टू क्या एग्जाम्पल लिखा होगा? बचे? एक तो ये आई 3 नीचे नॉट 1 माइनस ई माइनस कितना हो गया था? टी बाई टाउ। इसका सही। बना के देखो। दिस इज कॉल्ड द ग्रोथ इक्वेशन ऑफ करंट एंड टाउ बराबर क्या होता है? क्या चाहिए पेन? वह याद है? क्या भाई? एल बाई आर। टाउ को क्या बोलते हैं? देखो, दिस इज आल्सो कॉल्ड टाइम कांस्टेंट और दिस इज आल्सो कॉल्ड फिलहाल में तो बनेगा नहीं, इधर एवरेज बनाना है, टाइम, बीच में वो या करो, इसी को इधर क्या बनाना है। ये बोलते किस हैं? तरफ लगा दे, किस तरफ लगा दे? आल्सो कॉल्ड और मीन क्या बन टाइम। सकता है? मीन टाइम क्या ये किस होता है? तरफ लगाओगे? ये वो काम करने का समय है जिस काम समय में कितना पूरा हो जाए? 63% काम क्या हो जाए? 3 क्या बोलते? काम किसका कर रहे हो? ग्रोथ ऑफ करंट का। करंट क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जो ग्रोथ है वो एक मीन टाइम के बाद कितना हो चुकी होगी? अच्छा, उसको होना कितना है? लगा सकती हो, एक वो बीच में 3 मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? और इस तरफ 2 लगा दो, इस तरफ 2 लगा दो, 3 मीटर। अरे बेटा, आई मैक्स बराबर वी नॉट बाई, अगर घुमाओगे तो फिर से लिखा है ना मैंने? सिमिलर कंपाउंड। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब करंट को यहाँ तक जाना है। ये 100% वैल्यू। तो एक मेन टाइम वो समय है जिसमें वो 63% काम क्या हो जाता है? तो कितना परसेंट करंट बन गई होगी? मैक्सिमम का कितना परसेंट? 63% करंट फॉर्मेशन। और कितना बाकी होगा? कितना बाकी होगा? 37% काम अभी बाकी। ओके, 2 टाउ के बाद कितना पूरा होगा? 85, 86 है 85, 86% काम। तो बचेगा कितना? 14। ये लिख लिया था। और एक बात और हमने लिखी है, ये बात लिखी है कि एट टी इज इक्वल टू 0 लिखा है। टी इज इक्वल टू 0 इंडक्टर कैसे बिहेव करता है? 53 मान तो लगाना, अरे बताना पड़ेगा। लगा सकते हैं। उसके बाद एक बिहेव एज ओपन नहीं लिखा है। और एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट इंडक्टर बिहेव एज, क्या मतलब है शॉर्ट सर्किट का? खाली तार। क्या वो करंट को जाने देगा? पागल हो गए हो क्या? 2 बन गया। अच्छा, कुछ नहीं आता। शॉर्ट सर्किट का मतलब है करंट क्या होगी? आसानी से पास हो। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है खाली वायर। तो खाली वायर पे करंट क्या होगी? आसानी से जाएगी। और ओपन तार का मतलब होता है तार क्या हो गया है? ब्रेक कर गया है। ब्रेक कर गया है तो करंट फॉल नहीं। सही है ये, सही तो है। इसका मतलब एट टी इक्वल टू 0 इंडक्टर करंट को नहीं जाने देगा। एस टी इक्वल टू इनफाइनाइट इंडक्टर करंट को आसानी से जाने देगा, कोई अपोज नहीं। फिर इसमें क्या चल रहा तो है? मैं जब भी सवाल पूछूंगा आप सर्किट देख लो, मैं आपसे कहता हूँ इनिशियल करंट बताओ। आपका एक ही काम है, इनिशियल करंट उस ब्रांच में नहीं जाएगी जिस ब्रांच में क्या लगा होगा? इंडक्टर लगा होगा। एक सवाल कर, इतना हमने पढ़ा था। इसी के आगे है अपन कुछ सवाल करते हैं। ठीक है भाई? अरे ठीक है ना? अरे ठीक है ना? कोई दिक्कत तो ना है? तो पढ़ो बेटा, फिर नहीं है तो आओ। उदास तो नहीं हो? अरे उदास तो नहीं है। सुबह सुबह तो कैसे रहना चाहिए? ऊर्जावान होना चाहिए। आ जाइए। इसको बोला है R2, इंडक्टर लगाया हुआ है। सर्किट बनाइए। मेरी आवाज़ थोड़ी क्या हो गई? खराब है। हाँ कोई बात नहीं, आवाज़ ये क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ऐसा भी मैं सोच रहा हूँ अपने गले की क्या करवा लूँ। हाँ सर्जरी करवा लूँ, सही रहेगा ना? एक क्या करूँ, आवाज़ इतनी ख़राब होगी। फाइंड करंट, सवाल लिख लो। मेरा जो गला है वो कभी सही। फाइंड करंट इन सर्किट एट, पहला t इज़ इक्वल टू 0, दूसरा t इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज़ आल्सो कॉल्ड स्टडी स्टेट। तो हम कभी कभी ना स्टडी स्टेट बोलेंगे, मतलब इनफाइनाइट पे निकालना। कभी कभी बता देंगे इस इनफाइनाइट पे निकालिए। जब हमने स्विच को क्लोज किया t बराबर 0, सही है। बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से करंट बाहर निकलेगी, करंट आराम से यहाँ आएगी। अब उसके पास कितने रास्ते हो गए?
दो रास्ते, एस टी इज इक्वल टू 0 इंडक्टर बिहेव एज, पढ़ लो, ओपन सर्किट। इसका मतलब जिस ब्रांच में इंडक्टर लगा होगा करंट उस ब्रांच में, तो करंट कैसे जाएगी? तो बोलो इस सर्किट में कौन सा रेजिस्टेंस यूज हुआ? R2। तो R1 से मतलब हमने करंट में क्या पढ़ा है, जिस ब्रांच में करंट न जाए उसके रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। बोलो एट फर्स्ट आंसर क्या होगा? एट t इज इक्वल टू 0 आई इन सर्किट इज इक्वल टू बैटरी का पोटेंशियल V0। कौन सा रेजिस्टेंस यूज होना है? R। बहुत अच्छा बोला आपने। अब दूसरा आप निकालिए, एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सही है। अब जब t इज इक्वल टू इन्फाइनाइट हो गया तो जब करंट यहाँ पहुँचेगी तो ये कैसे बिहेव करेगा? वे सीधे तार की तरह, कोई अपोज नहीं करेगा, तो करंट यहाँ भी जाएगी और करंट यहाँ भी जाएगी, तो R1 भी यूज़ होगा। ये कोई अपोज कर नहीं रहा तो इसके किसी अपोज का कोई काम मतलब नहीं है। तो बोलो आई सर्किट वो आपस में कैसे हो गए? पैरेलल हो गए। पैरेलल के लिए फार्मूला क्या होता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस, तो सॉल्व कर लो, क्या आ गया? V0 R1 प्लस डिवाइडेड बाय R1 छप। ठीक है। तो ऐसे कभी कभी सर्किट के सवाल आ जाएंगे टेस्ट वगैरह में, आसान है। अगर मैं कहूँ इनिशियल करंट बताओ, t इज इक्वल टू 0 बताओ, उस ब्रांच में करंट नहीं ले जाना जिस ब्रांच में इंडक्टर है, और मैं स्टडी स्टेट का पूछूं तो जिस भी ब्रांच में इंडक्टर है उसमें भी क्या लेके जाना? करंट। तो एक नॉर्मल सर्किट समझना है इनफाइनाइट के लिए, इंडक्टर को क्या कर देंगे इनफाइनाइट के लिए? भूल जाएंगे। क्या करेंगे? और उसका कोई अपोज नहीं है, वो एक सीधे तार की तरह बिहेव करेगा। अच्छा भाई, ठीक है भाई? अरे सही है ना? ओके, अरे सही है ना? हाँ ठीक। बोलते रहा करो ना, दिल बैठा जाता है, बहुत शांत रहते हो तो थोड़ा बोल बाल के पढ़ा करो। चलो अगला सवाल लिखो। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मैं मान सकता हूँ कि ये 60-70% इम्पोर्टेंस रखता है कि 5-6 साल में, हाँ एक बार 5-6 साल में एक बार, अब वो ये साल है या नहीं मेरे को मालूम नहीं है, बट 5-6 साल में मान के चलो एक बार क्वेश्चन है। तो आप पढ़ लो, है ना। अगला सवाल लिखिए, क्योंकि ग्रोथ के यही सारे करंट सवाल हैं, कभी कभी आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। अगला सवाल बेटा कैलकुलेट करने का है। तो उन्होंने RL सर्किट बोला है, डरने की बात नहीं है। RL सर्किट का मतलब क्या होता है? जिसमें R हो और जिसमें L। आप चेक करो, जब मैंने ग्रोथ और डीके बनाया तो सर्किट क्या बनाई है? R और L। तो ग्रोथ एंड डीके ऑफ द इंडक्टर इज RL सर्किट, तो डरने की बात नहीं है। उन्हें कहा L इज इक्वल टू 2.5 हेनरी, अच्छा, एंड R इज इक्वल टू 50 ओम। ठीक है। उन्हें कहा जिस बैटरी को आपने जोड़ा है इससे, वो बैटरी का वोल्टेज है 5 वोल्ट, सॉरी 3 वोल्ट। बैटरी का वोल्टेज कर लो 3 वोल्ट। ये वैल्यूज़ उन्होंने दी। अब आपसे कुछ सवाल पूछे हैं। पहला, आप मीन टाइम की वैल्यू बता दो। बहुत बढ़िया बेटा, कंप्यूटर हो गए हो। स्टडी करंट की वैल्यू बता दो, बोलो, आसानी तो है। तीसरा, टाइम फॉर 50% ऑफ ग्रोथ, 50% करंट को ग्रोथ करने के लिए कितना समय लगेगा? प्लीज़ आंसर दे दीजिए। आराम आराम से देख लीजिए, फॉर्मूला आपके सामने है, बस कर दो। पहले वाले का आ जाएगा L/R, सही है ना? 2.5/50, 25 गुना 50, 0.005 समथिंग है। बहुत 3/50। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन पे मत जाओ, तुम कर लो, आराम से कर लो, है ना। नेक्स्ट क्या निकालना है? स्टडी करंट का मतलब
एट इन्फिनिट, व्हाट इज द आई मैक्स एट इन्फिनिट? वी बाई आर। एल से कोई मतलब, सर्किट का वी, सर्किट का आर, तो सर्किट का वी कितना है 3, सर्किट का आर 50, तो 3/50। नेक्स्ट वर्ड, टाइम कितना लगा 50% ग्रोथ होने के लिए? 50% का क्या मतलब? आई मैक्स का कितना? आधा ना। अरे भैया 100% का 50% क्या होता है? आधा। 100% कितना है? आई मैक्स। आई मैक्स का क्या चाहिए? आधा चाहिए। इक्वेशन क्या है? आई बराबर आई मैक्स 1 माइनस ई माइनस टी बाई टाउ तुमने निकाल लिए हैं। टाइम पूछा गया, इक्वेशन लिखो, बताओ जल्दी बताओ, कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब क्या आ गया है? अक्टूबर। अक्टूबर के बाद क्या जाएगा? फिर क्या आएगा? तैयारी ख़त्म आपकी। फिर जो कुछ लड़ाई है वो कहाँ तक है? एंड ऑफ द नवंबर तक ही लड़ाई हो सकती है। उसके बाद तो बच्चा खुद ही हथियार क्या करेगा? डाल देगा, बोलेगा यार मेरे से तो हुआ नहीं, अगले साल माँ कसम, बहन कसम, अब्बा कसम, अम्मा कसम, दादा कसम, अगले साल करूँगा। तो अभी लड़ाई कर लो थोड़ा सा। बेटा ये टाइम पूछा गया है, ये टाउ पूछा गया। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ बाई टाउ बराबर एल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टडी करंट? वी नॉट बाई आर, एल बाई आर। एल कितना? 2.5। आर कितना? 50। 25 दूना, अरे यार 1/200 आ गया है भाई। 1/20 आ गया। 1/20 का मतलब 0.05 क्या सेकेंड, या कितने मिली सेकेंड? 50 मिली सेकेंड। तो एक मीन टाइम 50 मिली सेकेंड्स का। वी नॉट बाई आर, वी नॉट कितना? 3 वोल्ट। आर कितना? 50। ऐसे रहने दो, 3/50 एम्पियर। आया किसी का ये? कितना आया? व्हाट इज द इक्वेशन? आई इज इक्वल टू आई, नो आई मैक्स ना, ओके। आई इज इक्वल टू आई मैक्स 1 माइनस ई माइनस टी बाई टाउ। आई कितना चाहिए? 50% चाहिए, तो आई मैक्स का कितना? आधा, इज इक्वल टू आई मैक्स 1 माइनस ई माइनस। अभी सब देख लो कैसे सॉल्व होता है, क्योंकि कई बार ये इक्वेशन सॉल्व करने को आएगी। आई मैक्स क्या होगा? कैंसिल। ये कितना आ गया? 1/2 बराबर 1 माइनस ई माइनस टी बाई, एक काम करो घटा घुटा सकते हो, तो ई माइनस टी बाई टाउ बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। सही है। कहोगे ऐसा कैसे हो गया? ये माइनस में था, इधर भेज दिया, प्लस हो गया, इसको उधर भेज दिया, तो ये प्लस था उधर जाके, तो 1 माइनस 1/2। एक में से आधा घटा कितना बचेगा? अब थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं, इसको ऐसा लिख सकता है, तो 1/e की पावर टी बाई इज इक्वल टू 1/, अरे जिसकी पावर ऊपर हो वो नीचे करो, तो पावर किस में आ जाती है? प्लस में। ये 1 ऊपर है, ये जो भी है, तो ये वैल्यूज़ बराबर हैं, तो ये किसके बराबर होगा? 2 के। अरे सोचो ना, तो बोलो ई टी बाई टाउ बराबर 2। एल नेचुरल लॉग ले सकते हो, दोनों तरफ लिखो ln ई टी बाई टाउ इज इक्वल टू ln 2 लॉग m की पावर n। क्या होता है? पावर आगे आ जाती है, मालूम है, तो t बाई टाउ ln e बराबर ln 2। ln e की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t बाई टाउ? t बाई टाउ बराबर ln 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? ln t into टाउ। ln 2 की वैल्यू याद है? याद कर लो, 0.693 इंटू टाउ। टाउ कितना था भाई? मिली सेकेंड में बता दो। 50 मिली सेकेंड्स। इतना मिली सेकेंड लगेगा। कर डालो, स्टेप सारे देख लो। बिल्कुल यही पैटर्न है जिस पे क्या करना होगा, सवाल को सॉल्व करो।
50 गुणा 0.693 कितना जाएगा बताओ? 6.93 सही है। गुणा कितना? 5, 5 तिहाई 5 तिहाई 15, 5 नवा 45 से 46, 5 36 4 34, कितने अंक पे दशमलव? 34.65 मिली सेकेंड। छापो, कर लेना, है ना, रोने मत लग जाना। हमारे एक मास्टर जी थे, वो हमेशा कहते थे रोने मत लग जाना। रोने का मतलब समझते हो? नेचुरल लॉग है बेटा। अब तुम्हें एक्सपोनेंशियल सॉल्व करना है ना। एक्सपोनेंशियल कैसे सॉल्व होता है याद कर लो। एक्सपोनेंशियल हमेशा नेचुरल लॉग से ही सॉल्व होगा। अरे इस फॉर्म में थोड़ी आंसर आ जाएगा। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा ना तुमको। यहाँ तक तो तुम आ जाओगे, मैथमेटिक्स यहीं तक चलेगी। अब इसके आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके आगे सॉल्व करने के लिए ई टी की पावर टाउ बराबर 2 ये आंसर थोड़ी हो जाएगा। हमें टी का समय चाहिए ना, तो उसके लिए नेचुरल लॉग ले लो। अब लॉग एम की पावर एन है तो पावर आगे आ जाएगी। एल एन ए की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व होता है। बिना लॉग लिए सॉल्व आप कैसे कर लोगे ई की पावर टी बाई टाउ को? ये तरीका होता है, एक बार सीख लो। एक बार क्या कर लो, घर जाके सीख लो। मैंने भी सीखा था, मुझे भी नहीं आ रहा था तो मैंने भी सीखा कि हाँ ऐसे होना है। तो मुझे याद हो गया कि इस स्टेप के बाद क्या करना होगा आपको, नेचुरल लॉग ले लो। एक तरफ या दोनों तरफ, LH में भी और RHS में भी नेचुरल लॉग ले लो। अब लॉग को कैलकुलेट कर रहा लो। लॉग कैसे कैलकुलेट होती है सर? लॉग m की पावर n क्या बनता है? n log n। अब कहोगे लॉग कहाँ लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? ln और लॉग के लिए फार्मूले क्या होते हैं? सेम होते हैं, चाहे ln के फॉर्म में चलो चाहे लॉग के फॉर्म में। ठीक, कुछ लोग बहुत तकलीफ से देख रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। ये क्या है सिर्फ, अरे प्योर क्या है यार, मैथमेटिक्स है यार, तुम समझो यार बात को। इसका दूसरा तरीका भी क्या है, तुम समझ पा रहे हो? ये करंट कब की पूछी गई है? 50% का मतलब क्या होता है? हाफ करंट। अरे सही है ना। वो जो समय है वो एक हाफ लाइफ के क्या रहेगा? बराबर। तभी हाफ लाइफ का नाम सुना, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा है, बात ही खत्म। फिर पढ़ा ही नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक हाफ लाइफ बराबर होता है 0.693 इंटू टाउ। तो अगर हाफ लाइफ बतानी है तो सीधा यहीं से क्या कर लो, टाउ निकाल के मल्टीप्लाई कर। अरे देख ना, आखिरी स्टेप क्या था मेरे बच्चे? अब यार यही तो है। तो ये टी नहीं था, क्या था ये? हाफ लाइफ था। कितना समय लगा आधा होने में? तो आधा होने में एक हाफ समय लगा। एक हाफ की वैल्यू टाउ के टर्म्स में कितनी होती है? 0.693 इंटू टाउ। तो वो करने से क्या हो जाओगे। लेकिन मास्टर तुम्हारे तरह मेरी तरह सीधा नहीं है कि वो हाफ लाइफ देगा। वो क्या पूछेगा? 70% होने में कितना समय लगा, 40% होने में कितना? तब फार्मूला नहीं है, फिर क्या करना पड़ेगा? वो सॉल्व करके यहाँ तक आना। सही है। तो कभी एक हाफ पूछे, बोले 50% कितना टाइम लगा, सीधा ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, लिख लो इसको। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि हम हाफ के बारे में पूछ लें, ताकि बट मास्टर जी बता देते हैं कि यार ये याद कर लो, हाफ के बारे में है कि 50% के लिए तो फार्मूला अप्लाइड है, बट 40 के लिए अप्लाइड नहीं है ना, 30 के लिए अप्लाइड नहीं है, 60 के लिए अप्लाइड नहीं है। ओनली फॉर 50% ग्रोथ ऑफ करंट और डिके ऑफ करंट दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल। चलिए काम पूरा हो गया। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, 2-4 सवाल और हैं और फिर करके भाग चलते हैं यहाँ से। ठीक भाई, चलिए। बल्ब का एक सवाल है, वैसे वो नीट के बाहर का सवाल है। वो एक सवाल मैं करवा रहा हूँ किसके लिए, आपके, वो नीट रूट में नहीं आता। आइए, ये हमारा एक बल्ब है, ये इसका फिलामेंट, ये एक इंडक्टर और ये एक बैटरी, ये सर्किट, ठीक है भाई, और ये स्विच बना लो। बहुत ही ठीक ठाक सवाल है।
ये गाइड में आपको मिल जाए। दिस इज एस, ये V0, ये L, और ये कुछ भी हो, इसका क्या है, इसका एक रेटेड पावर दिया होगा PR, और एक क्या दिया होगा VR। हमें PR VR से क्या मतलब, भाड़ में। बल्ब के डिज़ाइन में थोड़ा क्या कर दूँ, अच्छा बना दूँ बल्ब, बनेगा नहीं वैसे में, क्योंकि मेरी ज्योमेट्री बहुत क्या है, ख़राब है यार। एक दिन मेरे अंग्रेज़ी वाले मास्टर ने मुझे एक तमाचा खींच के मारा। मैंने कहा काहे मार रहे, काम तो पूरा किया है मैंने। कहा ऐसे लिखा जाता है अंग्रेज़ी। कहा गुरुजी जैसे हाथ सेट है वैसे तो लिखेंगे। हाँ भाई, नहीं चलो सवाल लिखो यार, बातें नहीं करो। सवाल ये है, इफ़ स्विच इज़ क्लोज, इस समय कैसे फ़ोन आ सकता है? इस समय जिसने फ़ोन किया ना वो मुझे जानता नहीं होगा, सही बात है ना। उसको लगता होगा मैं फ्री बैठा हूँ, बट मैं फ्री हूँ नहीं। हाँ, अरे प्यार थोड़ी लिखा है, PR, दिस इज कॉल्ड, तुम लोग कुछ पढ़ते पढ़ते तो हो नहीं, दिस इज कॉल्ड रेटेड पावर। ओके, व्हाट इज VR? कहाँ पढ़ा था इसको, पढ़ के आया करो तो समझ में आएगा व्हाट इज दिस। ओके, इफ स्विच इज ओपन, फाइंड या प्रिडिक्ट ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। क्या हो गया? मैंने बोला है इफ स्विच, हाँ स्पेलिंग गलत है ना, यहाँ क्या होता है T। When switch is open, predict brightness of bulb। एक सीधा सा सवाल, बहुत सिंपल सा पूछा गया। अगर हम स्विच को ओपन करें, ओपन करने का मतलब, हाँ क्लोज कर दें। क्लोज करने का मतलब करंट ना जाए, ओपन करने का मतलब मैं कहूँ स्विच क्लोज करो, क्या करोगे, बंद कर दोगे या चालू कर दोगे? मैं तुमसे कहूँ बोर्ड है, जाओ स्विच क्लोज करो, तो पागल है, तो बंद करेगा ना। और मैं कहूँ स्विच ओपन कर दे, तो जलाएगा ना। स्विच ओपन का क्या सेंस समझोगे जर्नल वर्ड्स में? बल्ब जलाना है, बुझाना है। और स्विच क्लोज कर दे, सिंपल बात। तो जब मैं बोल रहा हूँ स्विच इज ओपन, मतलब करंट का रास्ता दे दिया। अब स्टार्ट हो जाओ। जब आपने करंट का रास्ता दे दिया, बताओ इंडक्टर क्या कर रहा है, सपोर्ट या अपोज? अपोज कर रहा है, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जब स्विच क्लोज करोगे करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अरे बात हो चुकी है ना, करंट 0 से मैक्सिमम, तो एट t=0 करंट बढ़ना चाह रही है। सोचो अगर करंट बढ़ रही है तो इंडक्टर में करंट बढ़ रही है, तो इंडक्टर में फ्लक्स भी बढ़ रहा होगा, सही बात है। क्योंकि एट t=0 आपने ग्रोथ में देखा सर करंट बढ़ेगी, करंट अचानक से मैक्सिमम नहीं होती। हाँ DC करंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 एम्पियर करंट फ्लो होना है तो जैसे ही मैं स्विच को ओपन करूँगा अचानक से 5 एम्पियर होगी ना, वो 0 से 5 एम्पियर होगी। हाँ समय हमें बहुत कम लगेगा, मिली सेकेंड्स में लगेगा, बट लगेगा ना। उन्हें कहा t=0, मैंने कहा करंट बढ़ रही है। ये ग्रोथ से अपन सीखा है, करंट क्या हो रही है, करंट बढ़ रही है, तो इंडक्टर की कॉइल पर क्या बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि B बराबर होता है μ0I/2R। B किसका, कॉइल का खुद का। तो कॉइल में कितनी करंट है, I, तो समय के साथ I क्या होगी, बढ़ेगी। तो इंडक्टर में फ्लक्स क्या हुआ, बढ़ा। अगर फ्लक्स बढ़ा तो क्या प्रोड्यूस हो गया, एक इंड्यूस EMF, जो उसका सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा। अरे पागल हो गए हो यार तुम लोग, कुछ पढ़ के नहीं आते। मैं भी बिना टेंशन लिए पढ़ाता हूँ। मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ तुम पढ़ोगे नहीं, बट मैं अच्छे से आपको नोट्स दे रहा हूँ। इसमें से जो पढ़ लेगा
डन है, उसका काम हो गया। 50 में 40 सवाल तो कर ही सकता है आसानी से। बाकी मैं प्रेशर नहीं लेता यार, मैं बीपी बढ़ा के अपना क्या करूँगा, मतलब मैं मर जाऊँगा ना फिर। तो मैंने मना लिया है, गुस्सा नहीं करना, वो पढ़ेंगे तो उनकी मर्ज़ी, नहीं पढ़ेंगे तो। बट मैं बार बार कहूँगा पढ़ लो, वो आपके लिए सबसे क्या है, बेहतर है। कुछ भी करने से बेहतर है कि पढ़ के क्या बन जाया जाए, डॉक्टर बन जाएगा। कुछ भी करोगे ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए, उसमें सबसे बेहतर आपके लिए है। जैसे खाने में 10 सामान हो मेनू में, तो आप वही खाओगे ना जो आपको क्या लगता हो सबसे अच्छा, अगर होटल में हो तो वैसे ही मैं समझता हूँ आपके सामने जितने भी ऑप्शंस हैं कुछ भी करने के लिए ज़िंदगी में, पैसा बनाने के लिए, उसमें सबसे बेहतर है कि आप पढ़ के क्या बन जाइए, डॉक्टर। आप समझदार हैं तो पढ़ लीजिए, बेकार दिमाग नहीं है, घास भरी हुई है इसके अंदर, तो मस्त रहिए अपने वो फालतू चीज़ों में मज़े लीजिए जो ज़िंदगी में कभी काम नहीं आएगी, या ऐसी चीज़ों में मज़े लीजिए जिसकी वैल्यू ही कोई ना हो। ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े मज़े हैं और तुम्हें ये समंदर में जाना था और तुम कहाँ रह गए, कुएं के अंदर ही रह गए, तुम समंदर पहुँच ही नहीं पाए। मज़े लेना है ना तो समंदर में जाके तैरो, यहाँ तैर के क्या पाओगे, मेडिकल कॉलेज जाके तैरो, पैसा बना के तैरो, तो तुम्हारी मर्जी है। हाँ, मैं बहुत एक्सपेक्ट नहीं करता। करंट बढ़ी, हाँ फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ेगा तो कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ, जो करंट के बढ़ने का क्या करेगा, अपोज। बहुत बढ़िया चल रहा है, क्या मेन करंट ऐसे चल रही है तो इंडक्टर क्या प्रोड्यूस करेगा, एक ईएमएफ जो इस करंट का क्या करेगा, अपोज। तो प्लस इधर और माइनस, सही बात है क्या, माइनस इधर, और वैल्यू कितनी आ गई, ई नॉट के बराबर। हमें कैलकुलेट नहीं करना, वैल्यू कितनी आ गई, ई नॉट। अब आपके सर्किट को देखिए, सर्किट में एक पोटेंशियल, बोलो वी नॉट ई नॉट में दोस्ती या झगड़ा। अरे भाई साहब ये इधर करंट चलाना चाह रहा है, ये भाई साहब झगड़ा चल गया। व्हाट इज द नेट वोल्टेज ऑफ द सर्किट, वी नॉट माइनस, ये भाई साहब वी नॉट माइनस ई नॉट किसका है, बल्ब का। अरे जो बचा किसका है, बल्ब का। अगर ये इंडक्टर सीधा तार होता, बल्ब को कितना मिलता, बढ़िया, वी नॉट। अभी कितना मिल रहा है, क्या वोल्टेज कम हो गया, अगर वोल्टेज कम हो गया, अगर वी बल्ब क्या हो गया, कम, तो साफ साफ लिखो फिर चमक भी कम। तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा या स्विच को ओपन करूँगा, बल्ब की चमक क्या रहेगी, कम रहेगी। दूसरा सवाल देख लो सारे, लिखना मत, पहला समझ में आ गया ना। दूसरा, एट स्टडी स्टेट में आई थिंक करंट क्या हो गई है, मैक्सिमम हो गई बेटा, कांस्टेंट या वेरिएबल, करंट आई मैक्स हो गई और कितना हो गई, वी नॉट बाई आर, और ये कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम। कांस्टेंट या वेरिएबल, एक बार करंट मैक्सिमम फिर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ना बढ़ेगी ना, जब तक स्विच क्लोज ओपन रहेगी तब तक करंट चलती है। सोच के देखो, एट स्टडी स्टेट करंट कांस्टेंट है तो क्या इंडक्टर अपोज करने आएगा, नहीं, ना तो सपोर्ट करेगा ना तो, क्योंकि इंडक्टर कब अपोज और सपोर्ट करने आता है, जब करंट या तो बढ़े या तो, अगर घट रही है तो बढ़ा देगा, बढ़ रही है तो। इसका मतलब जब स्टडी स्टेट में होंगे एस टी इक्वल टू इनफाइनाइट, तो उस समय करंट सर्किट में कांस्टेंट, तो आई सर्किट इज विल बी कांस्टेंट। बोलो, कॉइल का या इंडक्टर का फ्लक्स भी क्या हो गया, कांस्टेंट, देयर इज नो इंड्यूस ईएमएफ। अब बताओ बल्ब को कितना मिलेगा, वी नॉट के, चमक क्या होगी इस समय, चमक होगी मैक्सिमम। इसका मतलब स्टडी स्टेट में बल्ब की चमक क्या रहेगी, मैक्सिमम, और इनिशियली चमक क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि बल्ब को मिलने वाला वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इंडक्टर बैटरी का क्या कर देगा, अपोज। तो इंडक्टर भी एक बैटरी है, इंडक्टर एक क्या है, बार बार बोल रहा हूँ, इंडक्टर एक बैटरी की तरह बिहेव करता है। तो दो बैटरीज हो गई, एक कितने का, वी नॉट का, एक कितने का, हाँ, ई नॉट और वी नॉट में लड़ाई चल रही है, तो इसका मतलब सर्किट का नेट वोल्टेज कम, जिसको किसको मिलेगा, वो बल्ब को मिलेगा, क्योंकि एक ही तो सोर्स है आपके पास। आर पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, और कितना ड्रॉप हो रहा है यहाँ, वी नॉट माइनस, और स्टडी स्टेट में भाई कितना ड्रॉप हो रहा है, वी नॉट के बराबर, तो चमक क्या हो गई है। तीसरा सवाल क्या है इसका, हमने स्विच को क्या किया,
क्लोज कर दिया, स्विच इज क्लोज्ड। अगर स्विच क्लोज हो गई, करंट कितनी थी जब क्लोज किया आपने? मैक्सिमम। अब आपने स्विच को बंद किया, आप बताओ जैसे ही स्विच बंद करोगे करंट अब जीरो तुरंत तो नहीं होगी ना, करंट मैक्सिमम से जीरो होगी, लेकिन उसको होने में कुछ क्या लगेगा? कम। इसका मतलब अब सर्किट में समय के साथ करंट डिक्रीज है, तो कॉइल पर या इंडक्टर पर फ्लक्स भी कम हो गया। सही बात है। अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो एक क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इंड्यूस ईएमएफ, जो फ्लक्स को क्या करना चाहेगा? तो करंट का सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? सपोर्ट करेगा। तो जो अब पोलैरिटी बनेगी, क्या ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। बताओ अब बैटरी का उसने क्या कर दिया, और वैल्यू कितनी इंड्यूस की उसने? ई नॉट। व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द बल्ब? वी नॉट प्लस ई नॉट। बल्ब गेट्स फ्यूज्ड, बल्ब उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा? उसका कारण मैं आपसे कह रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ वी आर इज इक्वल टू वी नॉट। इसीलिए यहाँ चमक क्या रही है? जब आप उसको रेटेड वोल्टेज दे दोगे, चमक इज मैक्सिमम। बट अगर रेटेड वोल्टेज से वैल्यू क्या हो गई? ज़्यादा, बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज। ये देखो वी बराबर क्या आ गया? वी नॉट प्लस ई। द वैल्यू ऑफ वी नॉट इज इक्वल टू वी आर। बोलो बल्ब गेट्स। तो जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूँगा, चांसेस है कि बल्ब क्या हो जाए? फ्यूज, क्योंकि उस पर वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। करंट कम होना चाह रही है तो इंडक्टर ईएमएफ प्रोड्यूस कर देगा जो बैटरी का सपोर्ट कर देगा, और सर्किट का नेट वोल्टेज वी नॉट से ज़्यादा हो जाएगा। बल्ब के क्या होने के चांसेस हैं? फ्यूज होने के चांसेस। अच्छा, अच्छे से समझ लो। सब सवाल करोगे तो अच्छे सवालों में आता है, आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, लिख लीजिए। तो क्या होगा ना, कभी कभी तीनों में से कोई एक सवाल वो आपसे पूछ ले। ठीक, तो याद रखिएगा क्वेश्चन, तो आसानी से आप सॉल्व कर लें। हो गया? ठीक। एक दूसरा सवाल है, इसी का बिल्कुल कॉपी है, बट उसमें कुछ और कहा गया है। देखो क्या कहा, लिख लिया भाई? ठीक, बनाइए इस सवाल को।
दिस इज बल्ब, ओके। द इंडक्टर वैल्यू एल, बैटरी की वैल्यू ई। सब चकाचक चल रहा है। जब सर्किट ऐसे बन जाए तो ग्रोथ डिके नहीं देखना, मतलब सर्किट में कौन सी करंट चल रही होगी, आई मैक्स। स्टडी स्टेट में सर्किट है, कोई अपोज और कोई सपोर्ट इंडक्टर का, इंडक्टर बिहेव एज अ खाली था और आसानी से करंट की वैल्यू क्या हो रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई मैक्स। इस समय कितनी करंट चल रही है इसमें, वी नॉट बाई आर बल्ब, क्योंकि इंडक्टर से तो कोई मतलब है नहीं, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बल्ब अच्छा खासा चमक दे रहा है, सही है भाई। और बल्ब को कितना मिल रहा है इस समय, वी नॉट, और मैं कह रहा हूँ द रेटेड वोल्टेज इक्वल टू वी नॉट, तो आप कहोगे इस समय चमक क्या होगी, मैक्सिमम चमक पे होगा। मैक्सिमम का मतलब है अपनी पूरी क्षमता से वो बल्ब जल रहा है, जितना ग्लो कर सकता था कर रहा है, फ्यूज़ अभी नहीं होगा, बढ़िया चाहिए। अब हमने क्या किया, वो पहले सवाल में कह रहे हैं, इफ़ वी इंसर्ट, अगर हम इंसर्ट कर दें ए आयरन रॉड, क्या इंसर्ट कर दें, आयरन रॉड। आयरन रॉड एक कैसा मटेरियल है, बोलो। मैंने आपसे कहा था एनसीईआरटी के 2 पेज रीड कर लेना, कभी कभी एग्जांपल्स भी पूछते हैं, बताओ इनमें से कौन फेरोमैग्नेटिक है, कौन पैरा है, कौन डाया है, तो वो सब याद कर लो एक बार, ठीक। तो बताइए अब बल्ब की चमक क्या होगी, तो चमक को प्रेडिक्ट करो कि चमक बढ़ेगी, घटेगी या वही रहेगी, ये प्रेडिक्शन करना। और चेक करते हैं, अगर अपने रॉड को इंसर्ट करना स्टार्ट किया कॉइल के अंदर, तो आपको पता है कॉइल का एल कितना था, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर पाई आर बाई, मुझे याद है, आपको भी याद हो जाना चाहिए, याद होगा तो काम बढ़िया होगा, ठीक। यहाँ देखो क्या आ रहा है, म्यू आर, आयरन का म्यू आर 1 से क्या होता है, अरे नहीं, 1 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। फेरो है बेटा, और फेरो के म्यू आर 1 से क्या होता है, पैरा का 0 और 1 के बीच, तो इट इज़ अ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल जिसका म्यू आर 1 से क्या है। सोचो अगर मैंने आयरन रॉड को इंसर्ट करना स्टार्ट किया तो म्यू आर 1 से ज़्यादा है, तो एल की वैल्यू बढ़ जाएगी, और फाई बराबर क्या होता है, एल इंटू सर्किट में करंट क्या है, कांस्टेंट, एल बढ़ा तो फ्लक्स भी, इसका मतलब आप यहाँ से इसको चेक कर लो, अगर मैंने आयरन रॉड इंसर्ट करना स्टार्ट किया, फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ने लगेगा तो कॉइल उसका क्या करेगी, अपोज करेगी, बोलो ना, अपोज करने के लिए वो क्या प्रोड्यूस कराएगा, ये इंड्यूस ईएमएफ, जो इस फ्लक्स बढ़ने का अपोज करेगा, तो ये बैटरी का क्या करेगा, अपोज, अरे बोलो ना, और बैटरी का अपोज का मतलब है क्या, इस तरह से वो पोलैरिटी को डेवलप करेगा, द वैल्यू इज ई नॉट। देखो अब ई नॉट और वी नॉट में दोस्ती है, झगड़ा चल रहा है, व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द आर बी, बल्ब का क्या वोल्टेज, वी भी बोल बेटा, तो आप बोलोगे वी नॉट माइनस, बोलो चमक क्या हो गई, चमक कम, मतलब अच्छा खासा बल्ब जो जल रहा था, जैसे ही कॉइल में इंसर्ट करना आयरन रॉड स्टार्ट करोगे वैसे ही चमक क्या हो जाएगी, कम। अब इंसर्शन हो गया, मान लो मैंने पूरी तरह से रॉड को क्या किया, इंसर्ट कर दिया, बोलो। सेकंड, इफ रॉड कंप्लीटली इंसर्ट, एक बार मैंने रॉड को कंप्लीटली इंसर्ट कर दिया तो हाँ, जो अभी एल बढ़ रहा था, एल बढ़ करके क्या हो गया, एल मैक्स, जितना भी हो गया कांस्टेंट हो गया, एल मैक्स कांस्टेंट, तो फाई भी बढ़ करके क्या हो गया, मैक्सिमम, लेकिन क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट तो कोई सपोर्ट नहीं, कोई अपोज नहीं, व्हाट इज़ द इंड्यूस ईएमएफ, ई नॉट बराबर 0, बोलो वी बल्ब इज इक्वल टू वी नॉट। बात समझ में आ रही, चमक फिर से पहले के बराबर। मज़ेदार कहानी तीसरी, इफ़ रॉड इज़ रिमूव, अगर हम रॉड को रिमूव करना स्टार्ट करें, रॉड अंदर थी, अब हम रॉड को क्या कर रहे हैं, बाहर। अगर रॉड बाहर निकाल रहे हो तो म्यू आर तुम क्या कर गए, जो 1 से ज़्यादा था वो अब 1 पे आने लगेगा, 1 पे आते आते एल क्या होने लगेगा,
तो रॉड जैसे रिमूव करोगे सेल्फ इंडक्शन डिक्रीजेस, सेल्फ इंडक्शन डिक्रीजेस, फ्लक्स डिक्रीजेस, फ्लक्स डिक्रीजेस, बोलो ई इंड्यूस क्या आ जाएगा। और ये ई इंड्यूस अब बैटरी का क्या करेगा, सपोर्ट, तो क्या पोलैरिटी कुछ इस तरह से बनेगी है, द वैल्यू इज ई नॉट, बल्ब को अब कितना मिला, बोल बेटा वी बल्ब इज इक्वल टू वी नॉट प्लस बल्ब क्या हो गया, बल्ब गेट्स फ्यूज, बल्ब गेट्स। इसका मतलब स्विच क्लोज करने पे फ्यूज होने के चांसेस हैं और रॉड बाहर निकालने पर फ्यूज होने के चांसेस। तो हम म्यूआर ज़्यादा होता है ना, म्यूआर 2 से ज़्यादा होता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सही कर दे रहा हूँ। कहाँ लिखा है मैंने, अब लिखो ना, म्यूआर इज ग्रेटर देन 2, अब सही है। तो अगर वैल्यू 2 से ज़्यादा आ रही है तो एल क्या हो जाएगा, तो सारा कॉन्सेप्ट तो वही है ना, ठीक सही कर लो। तो अगर कभी ये सवाल आ जाए, बताइए कि कब बल्ब के फ्यूज़ होने के चांसेस हैं, स्विच क्लोज करने पर या स्विच ओपन करने पर, स्विच क्लोज करने पर। और कब बल्ब के फ्यूज़ होने के चांसेस हैं, रॉड को इंसर्ट करने पर या रिमूव करने पर। तो इंसर्ट करते समय बल्ब क्या हो जाएगा, कम चमकेगा, और रिमूव करते हुए फ्यूज होने का मतलब समझते हो, ज़्यादा से भी दब जाएगा, धुआं धुआं हो जाए। अच्छा, बल्ब गेट्स फ्यूज का एक दूसरा टर्म है, ये ओवर ब्राइट हो जाएगा। ओवर ब्राइट का मतलब है, तुम ये समझो, कोई बल्ब जब फ्यूज़ हो रहा होता है तो उसकी चमक नॉर्मल चमक से क्या होती है, फिलामेंट तभी तो टूटेगा, ज़्यादा एनर्जी दे रहा है आपको ना, जितनी ताकत है उसकी उससे भी ज़्यादा, तो पिघल जाता है उसका फिलामेंट और फिलामेंट ब्रेक कर जाता है। ब्रेक करेगा, अब करंट फ्लो नहीं करेगी, बल्ब का जलना बुझ जाता है। ये सेफेल की बात नहीं चल रही भाई, वो लट्टू वाले बल्ब, येलो वाले बात, हाँ सेफेल का कोई कॉन्सेप्ट बल्ब में नहीं है ना। ये तो 10 वाट पे जलता है, फ्यूज़ भी साला नहीं होता, एक बार लगा दो तो 3 साल 4 साल तक चलता रहता है। इसका कारण है, इसका पावर क्या है, कम, पावर कम होती है तो फ्यूज़ होने के चांसेस भी। देखो 0 वाट बल्ब ऐसे चलता रहेगा, 10 साल तक ऐसे जलता रहेगा सालों, जल्दी फ्यूज़ नहीं होगा, क्योंकि उसका वाट कितना है, 0। तुम चेक करो, तुम अगर तुम्हारे घर में 0 वाट के बल्ब लगे हैं, तुम चेक कर लेना, आज जल रहा है तो 1 साल बाद भी वो वैसे ही जलता रहेगा, वो फ्यूज़ जल्दी नहीं होते। बट 100 वाट के बल्ब क्या होते हैं, लट्टू वाले, वो धक्का धक, आज लगाया 2 दिन बाद फ्यूज़ उड़ गया। मतलब पहले बच्चे बाहर बल्ब है तो क्या मार देते थे, पानी मार देते थे, पानी, कांच हीटअप है ना, आप पानी छिड़क दोगे तो कांच क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ज़्यादा ज्ञान ना लो। आप डॉक्टर बनने आए हो कि इंजीनियर बनने आए हो, तो इंजीनियर जैसा अप्रोच क्यों रखते हो, डॉक्टर बनो। जो बनना चाहते हो बस वही समझो, मतलब तुम अगर नहीं मैं तो इंजीनियरिंग भी सीखूंगा, मैं तो डॉक्टर भी सीखूंगा, मैं कॉमर्स भी सीख लूँगा, मैं इतिहास भी पढ़ डालूंगा, तुम गोबर हो जाओगे, फिर किसी काम के नहीं। तो उसका कारण है ना यार, आदमी के पास अब समय क्या है, कम। पहले समय क्या था, क्योंकि उसको मोबाइल नहीं चलाना होता था तो काफ़ी चीज़ें वो सीख सकता था। अभी समय कम है तो आप एक चीज़ परफेक्शन में जाओ। और वैसे भी लाइफ स्पैन बहुत क्या हो गई है, कम। पहले 60 साल का आदमी अच्छा खासा हट्टा कट्टा होता था, अब 60 साल का आदमी झुक के चलता है, बुढ़ा हो गया है, दौड़ नहीं सकता, हार्ट का क्या हो गया है, मरीज। तो ज़िंदगी बहुत क्या हो गई है, बदल गई है। जैसे सुकरात थे तो वो 100 साल से भी ज़्यादा जी, तो सुकरात जब 80 साल के रहेंगे तब भी दिमाग से अच्छा खासा क्या कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे। आज 80 साल का आदमी कुछ करता नहीं, क्या सोचता है, आज गया कि कब गया, अभी गया कि तभी गया, सुबह गया कि शाम गया, कब वो जाएगा, तो वो कुछ कर थोड़ी सकता है। आप जिस समय हो 50 साल तक ही आप काम कर पाओगे, उसके बाद आप काम नहीं कर पाओगे।
50 साल, क्योंकि आपका खाना पीना सही नहीं है ना, ज़्यादातर चीज़ों में मिलावट है, तो आपको वो ताकत नहीं मिल पा रही है जो आज से 100 साल पहले लोगों को अनाज खा के मिलती थी, है ना। आज सब कुछ क्या हो गया, दूषित है। दूषित का मतलब है खेती जो भी कर रहे हैं, अब तुम गांव में जाओगे ना तो गोबर बहुत कम लोग डालते, गोबर समझते हो ना, खाद होती है, बनाई जाती है, कंपोस्ट होती है, वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट, वो अब कोई नहीं डालता। सब क्या डाल रहे हैं, यूरिया डाई ला के छिड़क दिया, फिर 1 महीने बाद स्प्रे मार दिया दवाओं का, फिर पेस्टिसाइड छिड़क दिया, बढ़िया भिंडी हो गई, मस्त खाओ। तो दे पेस्टिसाइडल भिंडी है, वो जहरी है, क्योंकि सोचो ना, जो तुम डाल रहे हो वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वही सारी चीज़ें कहाँ पहुँच रही है, भिंडी में, पालक में, सब में जा रही है। और हमें लग रहा है हम पालक खा रहे हैं, हाँ खा रहे हो, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, लेकिन साथ साथ तुम पेस्टिसाइड्स भी इनटेक कर रहे हो। पेस्टिसाइड्स ओवर द टाइम एक्यूमुलेट होते होते बॉडी को थोड़ा बहुत क्या करेंगे, बॉडी डैमेज। ऐसे थोड़ी होती है, बॉडी बहुत ताकत वाली है, बहुत लड़ाई करती है। तो कुछ भी तुम गलत सलत खाओगे ना, बॉडी बहुत लड़ेगी, 20 साल लड़ लेगी, 30 साल लड़ लेगी, फिर 31वें साल में आके हाथ जोड़ देगी। और जब 31वें साल में हाथ जोड़ेगी, तुम रहोगे 45 साल के। अब बीमारियां दिखना स्टार्ट, वो जो तुम आज कर चुके हो, या तुम अपने जवानी के दिनों में जब तुम 20 से 40 साल के बीच थे, तुमने क्या कुछ खाया, कितना चाउमीन ठूसा है, कितना बर्गर ठूसा है, कितना मेयोनीज खाई है, कितना पिज्ज़ा खाया है, वो सब वो फिर दिखने लगेगा, है ना। फिर जब, और जैसे खाने को तो पत्थर भी खा लो, फिर मेहनत भी कर लो ना। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं जो मर्जी वो खा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बॉडी को थोड़ा क्या कर लो, कार्डियो दे दो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, दौड़ भाग लो, हफ्ते में 3-4 दिन, हफ्ते में लगभग 5 घंटे तो दौड़ लो। 5 घंटे हफ्ते में दौड़ लोगे तो दिल क्या रहेगा, रगें सही रहेंगी, ब्लड फ्लो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, तो कुछ भी खाओ। लेकिन तुम सोचो, तुम पिछली बार कब दौड़े थे, कोई एक आध दौड़ा होगा तो दौड़ा होगा, बाकी सब तो बैग उठाए चले गए। दौड़ा कभी, याद करो तुम्हारी कब सांसें फूली हैं बहुत तेज दौड़ के, तुम्हारी हार्ट बीट कब 100 के बाहर गई कभी 100 के, वो तो सुस्त हो गई है। तो जब आपकी रूटीन अच्छी नहीं, तब बीमारी आप बुला रहे हो, आप सबको दाना डाल रहे हो। जैसे हाँ, मुर्गियों को क्या डालते हैं, तुम बीमारियों को दाना डाल रहे हो। अब कुछ बीमारियां क्या होंगी, तुमको लपक लेंगी, आज नहीं लपकेंगी, वो 40 साल के। प्रॉब्लम यही है कि अचानक से तुम्हें दिखेगा, यार आदमी ठीक ठाक था, अचानक से शुगर हो गई, अभी तो कल ही मिले थे, कह रहे थे मैं बिल्कुल सही हूँ, आज बहुत उदास है, यार चेक करा मुझे क्या हो गई है, शुगर। तो सारा जो रिस्पॉन्स है ना इस सब का, वो 40 साल के बाद और 30 साल के बाद आपको महसूस होने लगेगा कि बॉडी आपकी सही दिशा में नहीं है, वो वाइब्रेट कर रही है, वो दौड़ नहीं सकती, वो मेहनत, वो खेती कर नहीं सकती, वो हल नहीं चला सकती, वो कुदाल नहीं चला सकती। खाने को कुछ भी खाओ, बट उतना फिर बॉडी को मेहनत भी करो। जैसे रिफाइंड खाते हो, तुम कुछ भी खाओगे बाहर, वो सब किस में बना है। अब रिफाइंड भी बहुत क्वालिटी के होते हैं, वैसे रिफाइंड है ही जहर बॉडी के लिए, उसमें भी एक गंदी क्वालिटी का रिफाइंड का सामान खा रहे हैं, तो बॉडी तो मुस्कुरा रही है, बताऊंगी तुमको, आने दो वो समय, धक से रह जाओगे। तो ये सारी बातें, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, बीमार हो जाओगे, बिल्कुल हो जाओगे, आपको हार्ट डिजीज़ हो जाएगी। आप कभी कार्डियोलॉजी जाइए, आप पहले कार्डियोलॉजी में बूढ़े पेशेंट दिखते थे, 50 साल उम्र है, 60 साल है, आज देखोगे 25 साल का लड़का भी क्या है, लेटा हुआ। तो वो क्यों लेटा हुआ है, 25 साल का है, 30 साल का है लेटा हुआ है, 35 साल का है लेटा हुआ है, हार्ट अटैक आ गया। रूटीन सही नहीं, पेट ज़्यादा निकल जाता है, मेरा तो अंदर कर लूँ मैं, ये सारे ना नुकसान है, बट लोग नहीं समझते। एज कम्पेयर टू शहर, गांव वाले आज भी क्या हैं, हमसे ज़्यादा हेल्दी हैं। कारण क्योंकि बच्चा है तो क्रिकेट खेल ले रहा है, अब ठंडी आ रही है
स्टार्ट हो जाएगा टूर्नामेंट, सुबह दौड़े पड़े हैं कि चल क्रिकेट चल रहा है, तो अच्छी खासी क्या हो जा रही, खेती है तो क्या करने चला गया, खेती है, धान है, गेहूं है, सब लगाना है, तो उसने अच्छी खासी क्या कर ली, मेहनत कर ली, तो उसकी बॉडी क्या है, वो सही है। बट शहर वाले क्या मस्त लाइफ, 9 बजे सो के उठना, फिर ना दौड़ना ना टहलना, बस खा के फिर बैठे रहना, क्या चलाना, मोबाइल चलाना, फिर सो जाना, फिर खा के क्या चलाना, मोबाइल। मैंने देखा अभी 3 दिन पहले एक बच्ची थी, 10 साल उम्र होगी उसकी, वो आगे गाड़ी पे बैठी हुई थी, चिप्सें खा रही थी, चिप्स, वो रही होगी ऐसे ही मेरे डबल तिबल रही होगी, और फिर भी क्या ही खाए जा रही थी। मैंने कहा बताओ, मतलब अपना ओवर वेट तो देखो, तुम 10 साल की हो बेटा और तुम्हारी वेट 60 किलो हो गया है, अब अच्छी खासी मोटी थी, फिर भी क्या खाए जा रही, बड़ा सा चिप्स का पैकेट लिया था, ठूसे जा रही, क्या हो। और दुनिया में जितनी आपको मिली हैं नेमतें मिली, प्रिविलेज मिले, उसमें सबसे अहम क्या है, आपकी सेहत, क्योंकि ज़िंदगी तभी तक खूबसूरत है जब तक कि सेहत से। जिस दिन सेहत खराब हो गई ना, पैसा भी होगा, तुम मुस्कुरा नहीं पाओ, क्योंकि हरदम तुम्हें क्या रहेगी, गोली फाँकते रहो, नींद नहीं आ रही उसकी दवा, बीपी बढ़ गई उस बीपी कम हो गई उसकी दवा, किडनी फेल होने को है, दिल धड़कने को है। आजकल आदमी को मल्टी ऑर्गन फेल्यूर है। आप देखो ना, ज़्यादातर लोगों को एक दिक्कत नहीं है, एक से ज़्यादा दिक्कत है। उसका कारण क्या है, सबसे अहम खाना। आप जो कुछ खा रहे हो वो बहुत क्या है, बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग है। आप कुछ भी खा लो, आप सोचोगे पालक ला के खा लूँ, क्या पता खा के मर ना जाए किसी को। इतना ज़्यादा क्या है उसमें, पेस्टिसाइड डाला हो, और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पालक को अपनी खेती करो, पालक उगाओ, सुबह जाके पालक के पत्ते तोड़ो, फिर उसको कहाँ समय है ना। मैं किसी के रूम में जाता तैयारी करते हुए, मैं कहता इतना गंदा क्यों है यार, साफ़ कर लो, तो क्या कहते हैं मेरे से, पढ़ने आया हूँ कि सफाई करना, नहीं नहीं तू यही वही कर दे। फिर क्या तरीका है इसका। एक अच्छा इंसान बहुत सारी चीज़ें एक साथ करता है, कपड़े साफ़ रखता है, बिस्तर साफ़ रखता है, जहाँ रहता है उसको भी साफ़ रखता है, मन भी साफ़ रखता है, तब एक अच्छे दिमाग में क्या आएगी, अच्छे विचार और पढ़ाई। दूषित दिमाग कभी पढ़ाई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। तो कितने लोगों ने महीने महीने बिस्तर ही, बेड की चादरें मैंने देखी काली हो गई, भाई धुल ले, घर जाएंगे मम्मी से धुलवा ला। अरे साले रह रहे हो तुम, धुलवाने कहाँ जाओगे, मम्मी से। आज भी कितने लोग कपड़ा इकट्ठा करते हैं, फिर जब घर जाएंगे तो कपड़े, अरे इतने बड़े काहे लोग हो तुम कौन हो, सलमान खान हो तुम हो कौन भाई, अपना काम खुद कर लो ना। लेकिन नहीं करेंगे। सवाल समझ में आ गया बेटा, भावुक नहीं होना। अगले टॉपिक पे तो लाइफ है, जैसे चाहो जी लो। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्ट हो जाइए। एंड दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, म्यूचुअल इंडक्शन। सर सेल्फ और म्यूचुअल में कुछ फ़र्क नहीं है, एक जैसे फार्मूले हैं, फार्मूले भी जैसे L बराबर 5/I है, यहाँ भी M बराबर 5/I होगा। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल। लिखिए, ये दूसरा टॉपिक है स्टैटिक EMI में जो आपको याद रखना है, आफ्टर द सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, L बराबर 5/I है, L बराबर बेसिक फार्मूला म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r अपॉन 2 म्यू नॉट म्यू r n स्क्वायर पाई r स्क्वायर बाई L बेसिक फार्मूला, एंड E इंड्यूस बराबर माइनस LDI/dt। और उसके एप्लीकेशन है t इक्वल टू 0, इट इज़ बिहेव एज ओपन सर्किट, t इक्वल टू इनफाइनाइट बिहेव एज शॉर्ट। काम क्या हो गया इसका, बस ये 3 बातें याद होनी चाहिए। और सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, जब किसी कॉइल में करंट बदलती है तो उस बदलनी करंट के कारण
उसी कॉइल पर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो फ्लक्स के बढ़ने का या घटने का क्या करती है, अपोज करती। फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो कम करना चाहेगी, कम कर रहा होगा तो बढ़ाना काम। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन देखो, मान लो एक कॉइल हो गई और इसी के पैरेलल ये दूसरी कॉइल। ध्यान से सुनो, मैंने कहा मैंने इसमें आई करंट भेजा, करंट इज आई, और आई समय के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब आपको जिस कॉइल में करंट है उसको नहीं ऑब्जर्व करना, उसके सामने वाली। तो सामने वाली पे देखो क्या फ्लक्स लीकेज है, क्या फ्लक्स लीकेज है, आई थिंक है। पहली जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो दूसरी कॉइल से होके जाएगी। इसका मतलब पहली कॉइल का असर किस पर है। तो अगर मैंने पहली कॉइल में करंट बढ़ाया या घटाया तो उसका बी बढ़ाया, अगर बी बढ़ाया घटा तो वही असर किसको मिलेगा। तो अगर दूसरी कॉइल पर बी बढ़ा या बी घटा तो इस पर फ्लक्स भी बढ़ेगा या, क्योंकि फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। करंट से मतलब बी से है, बी किसका, किसी का भी, अरे खुद का हो या किसी। तो यहाँ दूसरी कॉइल के लिए बी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, पहली कॉइल। तो बोलो अगर पहली कॉइल पे मैंने करंट को बढ़ाया तो दूसरी पर फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, फ्लक्स बढ़ गया तो दूसरी पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक इंड्यूस ईएमएफ जो उस फ्लक्स के बढ़ने का क्या करेगा, अपोज करेगा। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब है करंट वेरिएशन किसी और कॉइल में होगा और इंड्यूस ईएमएफ किसी, ये असर होता है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब सामने वाली कॉइल का असर दूसरी कॉइल पर आ रहा है। और सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, खुद का ही करंट, खुद का ही बी, खुद का ही फ्लक्स। यहाँ पहले की करंट, पहले का बी, बट फ्लक्स ईएमएफ प्रोड्यूस। तो दूसरे में जो इंड्यूस ईएमएफ आया वो किसके कारण आया, पहले कॉइल में करंट वेरिएशन के कारण। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल। तो एक कॉइल में करंट वेरिएशन करोगे और ऑब्जर्व दूसरी में करोगे। बात क्लियर हो गया। तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है, ऐसा समझ। सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है अपने पे असर। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब है किसी दूसरे का असर। तो मैं एक कॉइल हूँ, अगर मैं म्यूचुअल इंडक्शन में हूँ तो मैं अपने कॉइल अपने का असर नहीं लूँगा, मैं किसी और का असर लूँगा। तो किसी और का असर, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, इसको क्या बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड। तो सेकेंडरी कॉइल किसका असर ले रही है, उल्टा बोलो ना, अगर करंट किस में होती, सेकेंडरी में, तो असर कौन लेता है, तो इंड्यूस ईएमएफ किस में ऑब्जर्व करते हैं। इसका मतलब जिसमें करंट होगी हम कभी उसमें अब इंड्यूस ईएमएफ उसमें तब देखेंगे जब सेल्फ इंडक्शन देखना। म्यूचुअल इंडक्शन है तो करंट पहली में तो ईएमएफ और करंट दूसरी में तो ईएमएफ। अब देखो इसका फाई किस पर डिपेंड करेंगे, आई पी। क्या मैं सही लिख रहा हूँ, कहोगे क्यों गुरु, आई बढ़ा, बी बढ़ा तो इसका मतलब सेकेंडरी का फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा, प्राइमरी की। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। और अगर मैं ऐसे लिख दूं, फाई वन इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन आई वन, सेल्फ इंडक्शन, खुद का फ्लक्स खुद की, दिस इज कॉल्ड एंड दिस इज कॉल्ड। तो फ्लक्स दूसरी का तो करंट, फ्लक्स पहले का तो करंट, और सेल्फ इंडक्शन में जिसकी करंट, फ्लक्स पहले का तो करंट भी, फ्लक्स दूसरे का करंट भी, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। फार्मूले में कोई फर्क नहीं। बोलो फाई टू इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन आई वन। आ जाओ, फाई टू इज इक्वल टू एम की, एल की जगह एम अपॉन आई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, फाई अपॉन आई। व्हाट इज फाई, फाई टू आई वन। क्या कोई फर्क है, वहाँ भी फाई बराबर था, एम एल बराबर था फाई बाई आई, यहाँ भी एम बराबर है। बस म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, अगर फ्लक्स दूसरे की होगी तो करंट, अगर उल्टा भी लिख सकते, एम बराबर में क्या लिख सकता हूँ, फाई वन बाई
I2। फ्लक्स पहले का तो करंट, तो एक में करंट और दूसरे में फ्लक्स, दूसरे में करंट तो पहले में फ्लक्स। क्या फॉर्मूले समझ में आ गए? छापो। तो अभी एक ही फार्मूला लिखो, बाद में मैं अभी समराइज करूँगा। M इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। M is called mutual inductance, which is equal to phi2 upon I1। phi2 upon I। या क्या लिख सकते हैं आगे, इरेज कर लो इसको, या हम लिख सकते हैं phi1 अपॉन, बोल बेटा, I2। बस यही सीख लेना है। L है तो खुद का फाई खुद का आई, M है तो पहले का फाई तो दूसरे का आई, दूसरे का फाई तो पहले का आई। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। यूनिट क्या होगी? यूनिट में कोई फर्क नहीं, यूनिट क्या होगी? हेनरी द रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल छापी, तो यूनिट में कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, M किसका है पहले ये बात करते हैं। जो भी म्यूचुअल इंडक्शन है वो किसका है? पहली कॉइल का है, दूसरी कॉइल का ना। अब ये समझने वाली बात है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, सुनो। म्यूचुअल इंडक्शन तो यार दोनों फार्मूले से आएगा ना। पहले में करंट होगी तो दूसरे पर फ्लक्स ऑब्जर्व करेंगे, दूसरे में करंट होगी तो M तो दोनों के लिए सेम निकलेगा। इसका मतलब M ना पहली का है ना दूसरी का है, M इस सिस्टम का। और M क्या बताता है उसको समझ लो। हाँ, M की वैल्यू होती है फाई बाई आई। M क्या बता रहा है इसमें? अगर मैंने प्राइमरी में करंट बदला तो क्या म्यूचुअल इंडक्शन है? चलो, प्राइमरी में करंट कांस्टेंट है, म्यूचुअल इंडक्शन है यार, अब भी है फाई बाई आई। क्या आई वेरिएबल होने पे म्यूचुअल इंडक्शन है? M बराबर फाई बाई आई। मैं कह रहा हूँ I1 कांस्टेंट तो phi2 कांस्टेंट, तो M बराबर phi2 बाई। हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन है लेकिन इंड्यूस ईएमएफ, अगर करंट कांस्टेंट है तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, बट म्यूचुअल इंडक्शन। बोलो, अगर फील्ड लाइन्स यहाँ ज़्यादा पास हो तो फाई ज़्यादा तो फॉर द कांस्टेंट करंट, यहाँ से अगर 1 लाख लाइन्स पास हो जाए तो M ज़्यादा होगा। 50,000 पास हो तो M और कम, 25,000 पास हो तो 10,000 पास हो तो इसका मतलब M उतना ज़्यादा होगा जितनी ज़्यादा दूसरी कॉइल पहले का क्या ले रही होगी? असर का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो पहले की फील्ड लाइंस दूसरे पर जितनी ज़्यादा पहुँचेंगी उन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन उतना। मैं कहूँ 2 कॉइल्स हैं, इनके बीच में जो फ्लक्स लीकेज है वो 10 लाख लाइंस का है एज़ कम्पेयर टू 1 लाख लाइंस। बोलो किसका M ज़्यादा होगा? जिससे कितनी पास हो रही होंगी? तो म्यूचुअल इंडक्शन भाई क्या बताता है? एक दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, कितना अच्छा असर है एक दूसरे का। असर का मतलब ज़्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी या कम फील्ड लाइंस पास होंगी। ज़्यादा अच्छी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, जैसे मानो 1 लाख इसने प्रोड्यूस किया और यहाँ से 1 लाख पास हो गई, तो M की वैल्यू सबसे बेस्ट है। उन दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्शन बहुत अच्छा है। इसने 1 लाख प्रोड्यूस की, 50,000 पहुँची, म्यूचुअल इंडक्शन इनके बीच कम। इसने 1 लाख प्रोड्यूस की, 1 भी नहीं पहुँची, तो इनके बीच क्या नहीं है? म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, अच्छा है या नहीं, ये बताता है। उसको करंट बढ़ने करंट घटने से मतलब, जैसे L बराबर L को फाई और I से मतलब, वैसे ही M को भी फाई और I से मतलब। ये तो ओरिएंटेशन है, 2 कॉइल्स का अरेंजमेंट का ये सिस्टम है जो ये बता रहा है कि इन दोनों के बीच फील्ड लाइंस कितनी अच्छी तरीके से पास होंगी। ये बता रहा है एक का दूसरे पर कितना अच्छा असर होगा या दूसरे का पहले पर कितना अच्छा असर होगा। इसको करंट बढ़ने घटने से मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई? तो मानो कब M की वैल्यू बेस्ट मिलेगी? 1 लाख प्रोड्यूस करे तो इस पर 1 लाख पास कर जाए, तो बहुत अच्छा म्यूचुअल इंडक्शन इन दोनों के बीच।
1 लाख प्रोड्यूस करे 10,000 पास हो तो वैल्यू बहुत क्या है, बहुत कम है। तो म्यूचुअल इंडक्शन तो है लेकिन वैल्यू बहुत कम क्यों, क्योंकि बहुत कम फील्ड लाइंस हैं जो दूसरी से पास होके जा रही। तो इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन। इसको करंट और फाई से मतलब, हाँ एक फार्मूला है, वैल्यू निकालनी है तो अगर सवाल पढ़िए, सवाल में फाई दे दे, सवाल में आई दे दे तो फाई बाई आई कर, फाई 2 है तो नीचे आई 1, ऊपर फाई 1 है तो नीचे। अब ये मत पूछना किसका म्यूचुअल है, म्यूचुअल ना तो इसका है ना उसका है, म्यूचुअल सबका है। अरे बात समझ में आया। तो म्यूचुअल इंडक्शन एक सिस्टम का होता है। मैं कहूँ पहली कॉइल का, आप कहोगे कैपिटल, मैं कहूँगा दूसरी कॉइल का, आप कहोगे कैपिटल। तो ना तो मैं पहली कॉइल का बोलता हूँ ना कभी दूसरी, मैं बोलता हूँ इस अरेंजमेंट का क्या बताओ, म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगर मैंने फाई और आई दिया तो फाई बाई आई करना है, बस याद रख लेना। फाई दूसरे का होगा तो करंट पहले की, फाई पहले की होगी तो करंट कांस्टेंट है तब भी एम है, करंट वेरिएबल है तब भी एम है। तो एम है या नहीं है, एम हर समय है, चाहे करंट हो चाहे। इसका मतलब मैंने 2 कॉइल अगर बना दी तो एम आ गया, भले करंट प्रोड्यूस करो प्रोड्यूस ना करो। बात क्लियर हो गया। हाँ, एम की वैल्यू ज़्यादा अच्छी कब मिलेगी, जब ज़्यादा फील्ड लाइंस दूसरे से, पहले की फील्ड लाइंस दूसरे से ज़्यादा पास हो। ये ऐसा ही है, आपका भाई आपका पड़ोसी, आप अपने भाई से कहो 5,000 दे दो, फटाक से उसने दे दिया, म्यूचुअल इंडक्शन ज़बरदस्त है। पड़ोसी से 100 रुपये मांगो, अरे यार पैसा नहीं है भाई, म्यूचुअल इंडक्शन कम। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसा ही, तो एम जितना बेहतर होगा, जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब एक दूसरे का असर क्या है, ज़्यादा अच्छा है। पहले ही अगर 1 लाइन्स फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस करेगी तो 1 लाख चली गई है तो एम की वैल्यू बहुत क्या है, बहुत। तो इट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन। इसका मतलब सुनो, ध्यान से सुन लो, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला फार्मूला मैंने बना दिया, फाई बाई आई, और एम ना तो फाई पर डिपेंड करता है ना आई पर। मैं कहूँ आई बढ़ रहा है, एम बढ़ेगा क्या, मैं कहूँ फाई घट रहा है, एम घटेगा क्या, सर एम क्या है, कांस्टेंट। इट डिपेंड्स ओनली ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। समझाता हूँ कैसे, देखो। मान लो मैंने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया, देख लो सही है, 2 कॉइल्स ली, समझ में आ रहा है, और दोनों के एक दूसरे के ऊपर क्या की मैंने, लपेट। बहुत। दूसरा अरेंजमेंट ऐसा बना रहा हूँ, ये दूसरी कॉइल ले ली, और बेटा तीसरा अरेंजमेंट मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ। सबसे बेस्ट एम कहाँ पाओगे, क्यों पता है, अगर वाइट वाली कॉइल्स ने, इंडक्टर ने 1 लाख लाइंस प्रोड्यूस की तो बेटा ये कौन सा कलर होता है, ऑरेंज। ऑरेंज है, अबे ऑरेंज ऐसा थोड़ी होता है, मेरे को नहीं मालूम, इसीलिए मैंने पूछा था, तुमको भी नहीं मालूम है कौन सा कलर। पीली भी नहीं बोल सकते, क्या बोलने इसको। चलो, तो अगर 1 लाख फील्ड लाइंस वाइट ने प्रोड्यूस की तो ऑरेंज से कितना पास होगी, इसका मतलब इनका म्यूचुअल इंडक्शन मस्त है, ज़्यादा है। 1 लाख प्रोड्यूस की तो कसम है 1 लाख तो नहीं जाएगी, कुछ ऊपर चली जाएंगी कुछ, और कुछ सीधा पास करेगी। 1 लाख से वैल्यू क्या रहेगी, लेट से मान लेते हैं कितनी गई, 80,000। एम ठीक ठाक है, बट यहाँ सोचो 1 लाख प्रोड्यूस हुई, यहाँ से कितना पास होगी, एक भी नहीं। ये बहुत ज़रूरी है, क्यों, आर पार होनी चाहिए ना। ये कॉइल का छल्ला ऐसे है और इसकी फील्ड लाइंस ऐसे हैं, बताओ क्या पास करेगी क्या। तो इसकी फील्ड लाइंस भैया ऐसे निकल जाएंगी और ऐसे निकल जाएंगी, बात सही है क्या। तो यहाँ फ्लक्स लीकेज की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर कोई भी पहुँच ही नहीं पाया, तो यहाँ एम की वैल्यू क्या, 0। इन दोनों के बीच कोई म्यूचुअल इंडक्शन, तो जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी एम उतना। तो एम किसका, पहली का, दूसरी का या सबका, इसका उसका या सबका। तो एम ना तो इसका है ना उसका है, एम। तो एम एक अरेंजमेंट है, एम क्या है, एम जितना ज़्यादा होगा सेल्फ इंडक्शन भी उतना बेहतर। एम कम होगा तो सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू भी, क्या समझ में आ गई, छाप लीजिए। लिख लिया है, ओके। जो बनाना है बना लो। क्या बढ़ूँ, तगड़ा वाला एम है या बढ़िया वाला एम है, तगड़ा एम है ना,
तगड़ा कैसे लिखते हैं यार? अबे आई नो तागाड़ा बट व्हाट इज रड़ा, व्हाट इज गा, यही जानना था। तगड़ा, तगड़ा है। एम है या ठीक ठाक है? ठीक ठाक सही लिखा है, ठीक ठाक देख लेना। टिक टॉक नहीं है बे, इंडिया में टिकटॉक क्या है? इसीलिए अब लोग क्या बनाते हैं, यूट्यूब रील्स बनाते हैं। हाँ, और क्या बनाते हैं, इंस्टा रील्स। तुम भी बनाए हो कभी? बहुत अच्छा कैरियर है इसमें, कैरियर है, हंसो नहीं, कैरियर है। बस तुम्हें कंटेंट क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इसीलिए इनको कंटेंट क्रिएटर्स बोलते हैं ना। आप देखोगे गवर्नमेंट एक अवार्ड देती है कंटेंट क्रिएटर्स को। वो क्या होते हैं? वो यूट्यूबर्स होते हैं जो इंस्टाग्राम पे रील वगैरह डालते हैं कंटेंट। आइए भावुक मत होइए, वरना सोचोगे तैयारी वारी छोड़ो साला। एम है या नहीं है? अबे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें तगड़ा एम चाहिए तो दोनों कॉइल को क्या करो, मर्ज कर दो एक साथ। एरिया उनका क्या हो जाए, ओवरलैप कर जाए, तगड़ा वाला एम मिलेगा आपको। तो एम ना इसका है ना उसका है, एम सिस्टम का। एम ज़्यादा है तो तगड़ा, तगड़ा बॉन्ड है। एम कम है तो कम बॉन्ड है। एम नहीं है तो कोई बॉन्ड नहीं। एहसास, तगड़ी फीलिंग्स है। अगर एम क्या है, ज़्यादा। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ ना कि ये माँ और बेटे का रिश्ता जिसमें तगड़ा है। बेटे को जरा सा चूम हुआ, किसको असर पहुँचा? और ये बाप वाला रिश्ता है। बेटे का माथा फट गया है, बाप को कोई फर्क ऐसा नहीं। उसको भी दुख होता है लेकिन वो कभी तुम्हें दिखाई। मुझसे कभी कोई पूछे माँ बाप में ज़्यादा बेहतर रिश्ता क्या है, बाप का। ये सबसे बड़ी रियलिटी है। ये आपको महसूस नहीं होता, आपको लगता है आपकी माँ आपके लिए सब कुछ है। आप गलत सोचते हो। आप नज़र दौड़ाओगे ना तो आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है वो कौन है? आपका बाप। उसके कपड़े का, उसके पैसे का जूता, उसके पैसे का कपड़ा, उसके पैसे की घड़ी, उसके पैसे की गाड़ी, सब कुछ उसी का। माँ ने कमाए कभी? होगा एक्सेप्शन में, किसी की माँ टीचर उचर हो सकती है। अरे समझ में आ गया? इसका मतलब मैंने एक हिस्सा एम का क्लियर किया। आप सवाल पढ़िए। अगर मैं आपसे म्यूचुअल इंडक्शन पूछ रहा हूँ, फाई बाई आपको आई करना है तब जब सवाल में फाई दिया हो और सवाल में आई दिया। लेकिन सवाल में अगर फाई और आई ना दे तब क्या करेंगे? तो दूसरा फार्मूला मैं बना रहा हूँ। देखो, ये पहली कॉइल हो गई और ये दूसरी कॉइल। और मैंने कहा इसका सेल्फ इंडक्शन खुद का L1 और इसका, आप कहोगे सर इनका खुद का L1 मतलब क्या? इसके पास इसका खुद का सेल्फ इंडक्शन नहीं है? ये कॉइल है ना? तो भाई एक बार आपने कॉइल बना दी तो उसका खुद का क्या है? वो अपनी करंट चेंज का अपने ऊपर क्या ले सकती है? असर ले सकती है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ। इसका मतलब जब भी तुम कॉइल बना दोगे उसका सेल्फ इंडक्शन होगा। और दो कॉइल पास पास रख दोगे तो उनके बीच में जैसे इसका खुद का सेल्फ इंडक्शन, इसका खुद का, और इन दोनों के बीच तो इसका खुद का, इसका सेल्फ। अब इन दोनों के बीच क्या है? एम बराबर आप लिखेंगे K√L1। ये दूसरा फॉर्मूला। ये तब आप अप्लाई करना जब आप सवाल में देखो पहले का भी सेल्फ इंडक्टेंस दिया गया है। और व्हाट इज के? के इज कॉल्ड कपलिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? कपलिंग कोफिशिएंट। इसके लिए कपलिंग कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी? हाँ, ये तगड़ा वाला है। मतलब के की वैल्यू 1 जब ओवरलैपिंग 0.2 सही है। तो के इज कपलिंग कोफिशिएंट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगी? डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स।
अगर तगड़ा वाला है, जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ के बराबर यहाँ कितना होगा 1, यहाँ के की वैल्यू 1 से क्या होगी लेस देन 1, और यहाँ के कितना होगा 0। तो के वैरी करता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 के बीच, सही है। अगर तगड़ा वाला m है दोनों के बीच तो के की वैल्यू कितना ले लेना। इसका मतलब हम जब यहाँ से सवाल पूछेंगे ना m बराबर के अंडर रूट L1 L2, तो दोनों के बीच का कपलिंग कोफिशिएंट हम आपको दे देंगे। 40% बोल दे हैं तो 40% का मतलब कितना लोगे 0.4, बोले 60% कपलिंग कोफिशिएंट है तो 0.6, बोले 100% कपलिंग कोफिशिएंट है तो 1। तो के की वैल्यू हम आपको दे देंगे कि इन दोनों कॉइल्स के बीच जो ओरिएंटेशन है वो कितना % कपलिंग कोफिशिएंट रखता है। तो आपको कितने फॉर्मूले मिल गए 5/i और के अंडर रूट L1 और, तो सवाल पढ़िए तसल्ली से। अगर दोनों कॉइल्स का L1 L2 मिला है, दूसरा फार्मूला अप्लाई करना। सवाल पढ़ के फाई और आई मिला है तो पहला बस ध्यान रखेंगे फ्लक्स दूसरे का तो करंट पहले की, या फ्लक्स पहले का और करंट दूसरे की, सही बात है। तो जो दिया होगा उसके हिसाब से काम कर लें। ये तरीका है म्यूचुअल इंडक्शन निकालने। ठीक, कल आएंगे, कल ये पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो मान के चलो 2 लेक्चर में अब EMI क्या हो जाएगी, हाँ मोशनल बचा है पीरियोडिक, तो एक एक फार्मूले पे बेस्ड है, ठीक ना। तो आगे बढ़ते रहते हैं। आज कितनी तारीख हो गई है, अपन मान के चल रहे हैं 15 दिन में AC तो ख़त्म ही हो जाएगा, AC भी ख़त्म हो जाएगा, EM वेव भी ख़त्म हो जाएगा, और ऑप्टिक्स क्या कर देंगे आधी तो कर ही देंगे। चलिए ठीक है। थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप पूछिए। ऐसे खोल दो वहाँ से AC